कौन है वो इंडिया गठबंधन का नेता जिसने एनडीए में जाने का विकल्प बंद कर दिया, जिसने अमित शाह और मोदी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया? आज के दौर में विपक्ष के उस किस नेता में इतनी हिम्मत है कि अमित शाह जिसके लिए दरवाजा खोले, उनके मुंह पर वो दरवाजा बंद कर ले? दोस्तों, देश की राजनीति एक बहुत बड़ी करवट लेने वाली है, एक ऐसी करवट जिसके बारे में जाहिर तौर पर विपक्ष तो बिल्कुल तैयार नहीं होगा। दोस्तों, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो एक सेंटिमेंट उसका प्रभावित हुआ था, 4 बैक टू बैक राज्यों में चुनाव जीतकर उससे उसने अपना सेंटिमेंट काफी ऊपर किया है, उसके हौसले काफी बुलंद हुए हैं और वो अहंकार या वो जोश कह लीजिए मोदी की भाषा में भी दिखाई देता है और बीजेपी के कामकाज में भी दिखाई देता है। बिहार जाहिर तौर पर उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, दिल्ली भी उसने जीता, हरियाणा भी उसने जीता, महाराष्ट्र भी उसने जीता। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी, जी हाँ दोस्तों, अभी भी बीजेपी केंद्र में बहुमत से दूर है। मतलब बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है। अभी भी बीजेपी को मोदी की कुर्सी बचाने के लिए हर हाल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक बैसाखियों की जरूरत है। इसीलिए अब एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, एक ऐसा ऑपरेशन जो इंडिया गठबंधन की एकता को ऐसा झटका देगा कि दोबारा वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस वक्त एक चर्चा चल रही है। चर्चा केवल सोशल मीडिया में नहीं चल रही है, बाकायदा न्यूज चैनल्स में इस पर ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है। टाइम्स नाउ के संपादक हैं राहुल शिवशंकर, टाइम्स नाउ अंग्रेजी के। इन्होंने मोदी पर एक किताब भी लिखी है, कंसल्टिंग एडिटर हैं टाइम्स नाउ के। इन्होंने भी ये बात शेयर की है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी, दोनों के बीच में अनबन चल रही है। और कहने वाले ये कह रहे हैं, मतलब उड़ती उड़ती खबर इनके हिसाब से, कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, उनकी दिल्ली में किसी बीजेपी के आला मंत्री से बातचीत हुई है। अब वो आला मंत्री कौन है ये तो राहुल शिवशंकर ही जाने, लेकिन इनके हिसाब से खबर ये है कि जेएमएम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड में सरकार चला रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से वहां सरकार चल रही है, वो कांग्रेस का दामन छोड़कर, कांग्रेस को गठबंधन से अलग करके बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता है। दोस्तों, यहां पर जो अंक गणित है वो भी सूट करता है। देखिए, जेएमएम के पास 34 विधायक है, कांग्रेस पार्टी के पास 16 है, आरजेडी के पास 4 है। दोस्तों, बीजेपी के पास यहाँ पर 21 विधायक हैं और आराम से बीजेपी के साथ रहकर जेएमएम 2 सीटों ज्यादा कर, दो बाकी भी सहयोगी होंगे उसके पास, जेडीयू के पास भी 1 सीट है, एजेएसयू आजसू के पास भी 1 सीट है और एलजेपीआर के पास भी यहाँ पर 1 सीट है। तो सब मिलाकर जो है आराम से यहाँ पर सरकार चला सकते हैं। ऐसी खबरें उड़ाई गई सोशल मीडिया में कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो कांग्रेस पार्टी को अपने गठबंधन से बाहर कर सकती है, गेट आउट कर सकती है और एनडीए का हिस्सा बन सकती है। और दोस्तों, इस तरह की खबरों को और हवा तब मिल गई जब गृह मंत्री अमित शाह के जो गृह मंत्री कार्यालय है उनकी तरफ से ये फोटो शेयर की गई। ये फोटो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की है। अब संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल क्यों अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई बड़ा घटनाक्रम प्लान हो रहा है? लोगों ने सुगबुगाहट शुरू कर दी कि देखिए अमित शाह से राज्यपाल भी मिल रहे हैं, जरूर यहाँ पर कोई बड़ा खेला होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा खेला होता उससे पहले ही दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ अपने तेवर कर दिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से ये शेयर किया गया, जिसमें वो लिखते हैं झारखंड झुकेगा नहीं। और इसके अलावा एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा की यूथ विंग की तरफ से लिखा गया है, झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत सोरेन नाम ही काफी है, संघर्ष से सीखा है, सेवा से जीता है और न्याय के लिए लड़ना भी आता है, जनता का भरोसा ढाल बनकर खड़ा है, इसीलिए विपक्षियों का होश उड़ा हुआ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ऑफिशियली इशारों में कहा जा रहा है कि झारखंड ऐसा कुछ नहीं करने वाला, झारखंड नहीं झुकने वाला, झारखंड किसी भी हाल में एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगा। देखिए, यहाँ पर चीजें हमें समझनी पड़ेंगी दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पूरी पॉलिटिक्स है फिलहाल के लिए झारखंड में, वो बीजेपी के खिलाफ की है। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ मोदी ने झारखंड में नारा दिया था, रोटी बेटी माटी की पुकार। याद कीजिए, वो अलग बात है कि वो नारा चला नहीं। बाकायदा घुसपैठियों का मुद्दा सबसे पहले झारखंड में ही लेकर आए थे मोदी जी, वो भी नहीं चला। ये बात भी सच है दोस्तों कि ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। ईडी ने उनको पकड़ा और जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल गोदी मीडिया के एंकरों ने उनके लिए किया, वो भी मतलब सबको याद है। और जिस तरह से उनको उठाकर मतलब ईडी ले गई, बहुत ही अपमानजनक था। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने पूरा कार्यभार संभाला था। वो अलग बात है कि
फिर विधानसभा चुनाव से पहले वो बाहर आ गए और उसके बाद जो कुछ भी है वो इतिहास में दर्ज हो चुका। वो उन्होंने जीत दर्ज की और उनको जेल में डालना भी बीजेपी के लिए बेकार साबित हुआ। भ्रष्टाचार का आरोप भी बीजेपी ने उन पर लगाया, वो भी बेकार साबित हो गया। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी अच्छी सीटें, मतलब 21 सीटें लाने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई और बीजेपी को इस बात को लेकर बहुत अफसोस है। बीजेपी नहीं चाहती कि लंबे वक्त तक वो झारखंड में विपक्ष में रहे, इसलिए वो सरकार बनाना चाहती है। तो बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि हेमंत सोरेन उनके साथ आ जाएं, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन की तरफ से ऐसी कोई हरी झंडी नहीं मिली है। तो दिल के अरमा आंसू में बह गए आप कह सकते हैं फिलहाल बीजेपी के उन नेताओं के लिए या भी बीजेपी समर्थित एंकरों के लिए और संपादकों के लिए जो एक खबरें उड़ा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आला नेताओं की दिल्ली में किसी बड़े मंत्री के साथ मीटिंग हुई है और दोनों एक सरकार बना सकते हैं जिसमें कांग्रेस को गेट आउट किया जाए और बीजेपी आ जाए। अब दोस्तों ये तो बात हो गई झारखंड की, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि विपक्ष में बड़ी सेंधमारी की तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है और उनमें से कुछ नेता हैं जिनके नाम मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उद्धव ठाकरे को लेकर मैं पूर्व में भी आपको जानकारी दे चुकी हूँ दोस्तों कि उद्धव ठाकरे से एक बार फिर से एक्चुअली में देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ एक बार फिर से गठबंधन कर लिया जाए। देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर एकनाथ शिंदे को दी जा सकती है तो एकनाथ शिंदे से दोबारा छीनकर उद्धव ठाकरे की पार्टी उनको लौटाई भी जा सकती है। तो उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी दोबारा से गठबंधन करने के लिए काफी हद तक मतलब रेडी है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वाभाविक गठबंधन रहा है, बहुत लंबे टाइम तक दोनों का गठबंधन रहा है और इन दिनों एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में तो तू मैं चल रही है सार्वजनिक तौर पर। वो तो गटर मीडिया है जो कर्नाटक का तू मैं दिखाती है, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की। असली तू मैं तो वहां पर तो चुनाव चल रहा था, निकाय चुनाव का, तो वहां तू मैं चल रही थी फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में। वहां पर तो कोई देखता ही नहीं है, मतलब वहां पर सोचिए डिप्टी सीएम और सीएम आपस में भिड़ रहे हैं, खुलेआम बयानबाजी चल रही है। दोस्तों एकनाथ शिंदे का जितना फायदा बीजेपी उठाना चाहती थी उठ चुका। अब बीजेपी का ये लॉन्ग टर्म प्लान है कि भाई महाराष्ट्र में अगर मराठा पॉलिटिक्स ही करनी है आपको और आपको शिवसेना का साथ चाहिए ही, तो असली जो नेता हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे उन्हीं के साथ गठबंधन कर लें। देखिए, ये बात सच है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी अच्छी सीटें लेकर आई विधानसभा चुनाव में, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है, सब जानते हैं कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी है। वो उन्होंने अपने रहते बेटे को सौंपी थी। वो अलग बात है कि उनके बेटे से वो पार्टी ले ली गई। तो बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और उद्धव ठाकरे भी चाहेंगे कि वापस सत्ता में आ जाए। देखिए, बात बहुत सिंपल है दोस्तों, विपक्ष में बहुत लंबे टाइम तक पार्टियां टिक नहीं सकती और आज के दौर में तो और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों विपक्ष की पॉलिटिक्स करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए ना, और बिना सरकार में रहे हुए आप पैसा नहीं कमा सकते। ये एक सच्चाई है हमारे देश की राजनीति की। तो उद्धव ठाकरे अगर दोबारा से एनडीए में चले जाएं, आज नहीं तो कल, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनके बेटे का भविष्य है, आदित्य ठाकरे का। इसके अलावा दोस्तों अखिलेश यादव पर भी दबाव बनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि अखिलेश यादव पर दबाव बनाया जा रहा है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन ना करें। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में अखिलेश यादव ने क्या कमाल किया लोकसभा चुनाव में, बीजेपी किसी भी हाल में उस अपने भयंकर बुरे सपने को रिपीट नहीं करवाना चाहती। अखिलेश यादव पर बीजेपी हो सकता है आने वाले वक्त में, मेरे पास जो जानकारी है, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आप अलग चुनाव लड़ें और कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कुछ खास कर नहीं पाएगी लेकिन वोट अलग काटेगी। इसके अलावा दोस्तों नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तो शिकंजा कसाई जा रहा है, वो तो आप जानते ही हैं। वो एक प्रेशर टैक्टिक्स है, किस चीज़ के लिए है, क्यों है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आने वाला जो वक्त है विपक्ष की राजनीति करने वालों के लिए बहुत मुश्किल है, ये सच्चाई है, बहुत मुश्किल है। और ये जो जीत लगातार बीजेपी को मिली है, इसी जीत के सर पर सवार होकर बीजेपी कुछ बहुत बड़ा खेल कर सकती है। अब वो बड़ा खेल कितना बड़ा होगा, क्या पूरी तरह से विपक्ष को डिसमेंटल कर देगा, खास तौर पर तब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव मुंह बाहे खड़ा है। देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती हैं, जो कि पूर्व में उन्होंने 2 बार किया है, तो ये बीजेपी का जो एक पूरा एक उभार है उसको थोड़ा रोकने में कामयाब रहेगा, विपक्ष को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत जाती है बाय हुक और बाय क्रुक, तो फिर विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा देश की राजनीति में अपनी पैठ कायम रखना। मतलब देश की राजनीति करना तो बहुत दूर की बात है, कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।